नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या किसान आंदोलन के साथ भी वही होगा जो एक साल पहले दिल्ली में हुए नागरिकता कानून के विरोध में चलने वाले प्रदर्शनों के साथ हुआ था? आज सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के सामने पथराव की घटना हुई और नारेबाजी भी। क्या जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है ताकि हिंसा कराने की योजना को मौका मिल जाए? दिल्ली दंगों से पहले ऐसा ही कुछ हो रहा था, इसलिए इन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। नारेबाजी और पथराव करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं होती। उनकी भाषा वही होती है जो गोदी मीडिया की होती है, उन नेताओं की होती है जो किसानों को आतंकवादी बोल रहे होते हैं। इनकी मजबूरी है कि ये अपनी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आ सकते, मगर कई बार दिखाई पड़ जाता है। लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ लेते हैं, लोग पता कर लेते हैं। ऐसी खबरों से बेपरवाह आज गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा के कई इलाकों और मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसे ध्यान से नहीं हटाया जा सकता है। हरियाणा के 15 जिलों में 30 जनवरी तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। महापंचायत का बिगुल बज चुका है। 28 जनवरी की शाम जब भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि महापंचायत होगी मुजफ्फरनगर में और गाजीपुर में जन सैलाब उमड़ेगा, तभी समझ आ गया कि 29 जनवरी का दिन सामान्य नहीं होने जा रहा है। नरेश टिकैत के पीछे इतने लोग आ जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। गोदी मीडिया के स्टूडियो में जिस आंदोलन को खत्म घोषित कर दिया गया, वो आंदोलन यहां काफी बड़ा दिखने लगा है। कहा जा सकता है कि आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर का मोहताज नहीं रहा। अगर वहां से हटा भी दिया गया तो कहीं और चलेगा। वैसे आज की इस तस्वीर को देखने के बाद प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर पर सख्ती करने की जल्दी से बचना चाहेगा। इस महापंचायत में कई खापों के नेता आ गए, इस कारण पंचायत की बैठक कई घंटे तक चलती रही। इस महापंचायत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे। यहां जुटी भीड़ ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी। प्रशासन ने अनुरोध भी किया था कि महापंचायत में कम से कम लोग आएं, क्योंकि असामाजिक तत्व घुस सकते हैं। लेकिन यहां आए लोगों की संख्या बता रही है कि किसान आंदोलन का रुख क्या होने जा रहा है। टिकैत, जिन्हें सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, 24 घंटे में किसान आंदोलन की मजबूत कड़ी बनकर उभर गए हैं। राकेश टिकैत का यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ महापंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिख रहा है और हरियाणा के कई इलाकों में भी। एक नारा लगाओ, मीडिया वाले दिखा तो दे रहे हैं, मुक्ति भरनी है। जय जवान, जय किसान। भाई किसानों को तो यही संदेश दिया गया, अपना वहां से गाजीपुर बॉर्डर का वो भी करो, राजनीति का भी अपना ठीक हो करो। हमारे तो भूल हुई यार इस भाजपा को इतना समर्थन देने की। क्या दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान? अरे दिल्ली तो जा रहे, कूच क्या जा रहे हैं। एक दिन पहले जिन किसानों का मनोबल टूट गया था, जिनके नेता रो रहे थे, उनके तेवर बदल गए। इस महापंचायत से किसान आंदोलन को नया बल मिला होगा। 28 जनवरी की शाम 7 बजे तक लग रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। जिस संख्या में वहां सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च हुआ था, उसे देखकर यही लगा कि खाली कराना भी पड़ा तो इन्हें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बहुत से किसान खुद से जा चुके थे। तभी राकेश टिकैत का इंटरव्यू वायरल होता है और हालात बदल जाते हैं। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। न्यूज चैनलों और यूट्यूब के जरिए गांव-गांव के लोगों ने राकेश टिकैत के रोने को अपनी नजर से देखा। हिंसा के कारण किसानों का मनोबल टूट गया था। वे मान गए थे कि आंदोलन अब खत्म हो गया है, लेकिन इस वीडियो को देख यह बात फैल गई कि क्या अब किसान की ये हालत हो गई है देश में। राकेश टिकैत यही सब रोते हुए कह भी रहे थे। जल्दी ही खबरें आने लगी कि गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, जींद, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रोहतक, इन सब जगहों से किसान राकेश टिकैत के समर्थन में
गाजीपुर बॉर्डर रवाना होने लगे हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि जब तक उनके गांव से लोग पानी लेकर नहीं आएंगे, पानी नहीं पिएंगे। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि सारे किसान गाजीपुर पहुंचे और जो गाजियाबाद के रास्ते में हैं, करीब हैं, वो लौट जाएं। हरियाणा से भी खबरें आने लगीं कि किसानों का जत्था ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा है। हरियाणा में कई जगहों पर रात में ही टोल प्लाजा पर किसान धरने पर बैठ गए। उनका इरादा बदल गया कि अब कानून वापस होगा, फिर से लड़ाई तेज होगी। देखते देखते जिस गाजीपुर बॉर्डर को आधी रात से पहले खाली करने की चेतावनी दी गई थी, वो फिर से भरने लगा। गाजियाबाद प्रशासन ने स्थिति को समझते हुए बयान जारी किया कि आज रात कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस जगह पर रैपिड एक्शन बल और पीएसी के जवानों का फ्लैग मार्च चल रहा था, उनकी संख्या आधी रात होते होते कम नजर आने लगी। किसानों की संख्या बढ़ गई। हुआ वही जो नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि गाजीपुर में जनसैलाब उमड़ेगा। 29 जनवरी का गाजीपुर बॉर्डर 28 जनवरी के गाजीपुर बॉर्डर से काफी अलग था। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने बताया कि सिर्फ भीड़ ही नहीं, बल्कि उसका मनोबल भी कुछ और था। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कुछ घंटों का मेहमान कल रात तक लग रहा था, आज शुक्रवार को यहाँ तस्वीर बिल्कुल ही उलट है। ये तस्वीर देखिए गाजीपुर बॉर्डर की। कल रात में यहाँ पर गिनती के ही किसान नजर आ रहे थे, जबकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी। उस समय यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जानी चाहिए थी अगर यहाँ पर उतनी संख्या किसानों की होती तो। लेकिन कल रात को जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और राकेश टिकैत ने बहुत सारे आरोप भी लगाए और भावुक भी वो हुए, उसके बाद बहुत से किसान वेस्टर्न यूपी से, मेरठ से, मुरादनगर, मोदीनगर, बड़ौद, बागपत, हरियाणा से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी बहुत सारे किसान आए हैं। तो उसके बाद जो आज यहाँ तस्वीर है, ये बिल्कुल ही कल के मुकाबले ये कहा जाए 360 डिग्री जो है तस्वीर घूम चुकी है। ये बात ये भी थी कि बहुत से किसान जो आज हमें मिले हैं वो ये बता रहे हैं हम 26 तारीख को रैली में हिस्सा लेकर, ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेकर चले गए थे। लेकिन उनका कहना है कि जब कल रात को राकेश टिकैत को उन्होंने भावुक होते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो फिर रातों रात ही वो चल पड़े और सुबह यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये तस्वीर जो है यहाँ पर जो 23-24 तारीख तक अच्छी खासी यहाँ पर ऐसी दिख रही थी, एक बार फिर से अब दिखनी शुरू हुई है। गाजीपुर के मोर्चे से किसान आंदोलन को नया बल मिला है। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत को रोना पड़ा। दरअसल जिस बात से राकेश टिकैत को रोना आया, उस बात से हर किसी को रोना आना चाहिए। आपको बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वह पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और ट्वीट भी किया है। नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं। प्रधानमंत्री को भी उनके साथ बैठकर यह पत्र पढ़ना चाहिए, कम से कम टीवी पर। मैं इसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, शब्दशः और पूरा पढ़ना मुमकिन नहीं। पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों बीमार हो सकते हैं। इस पत्र के आखिरी हिस्से में नंदकिशोर गुर्जर अतः के बाद लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किला और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने वाले देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक में फांसी दिया जाए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शूट एंड साइट का निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली की सीमा से हटाने में कोई परेशानी या दुविधा है तो हमें निर्देशित करें। देश हित में मेरी विधानसभा व देश के लोग इन्हें 24 घंटे में खदेड़ने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा में पत्र लिखना चाहिए। नंदकिशोर जी को एक बार सोचना चाहिए, एक बार फिर से अपने ही पत्र को पढ़ना चाहिए। इस पत्र की भाषा राजनीति की नई भाषा है, 5 साल पुरानी। वही गोदी मीडिया की भाषा है, वही आईटी सेल की भाषा है। जो इस पत्र में लिखा है और जो विधायक जी का बयान है, उसमें खास अंतर भी नहीं है। आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। जाहिर है राकेश टिकैत इस बयान से आहत हुए होंगे।
समाज और सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या विधायक देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर किसी को 24 घंटे के भीतर खदेड़ने की छूट मांगेंगे? क्या इस छूट का वितरण गृह मंत्रालय से होता है? क्या खदेड़ने और जूते मारने की यह भाषा हिंसा की भाषा नहीं है? क्या किसानों के खिलाफ जूते मारने की भाषा का इस्तेमाल होगा, वह भी पत्र में, वह भी विधायक के पत्र में? क्या बीजेपी में किसी को इस भाषा पर नहीं बोलना चाहिए? विधायक जी ने अपने बयान के शुरू में कहा कि अमित शाह डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों को किसान समझकर छूट दी गई। क्या अमित शाह आतंकवादियों को किसान समझकर छूट देते हैं? देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई, उसका जिस तरह से लाल किले पर चढ़ के खालिस्तान का झंडा फहराया गया और पूरी लाल किले की अस्मिता को रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, उससे आज पाकिस्तान, चीन और जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश है जो भारत के खिलाफ हैं, आज उनके अंदर जश्न का माहौल है। विधायक के बयान और उनके पत्र की भाषा का क्रोनोलॉजी समझिए। यह वही भाषा है जो गोदी मीडिया, आईटी सेल और आंदोलन के विरोध में बोलने वाले नेताओं और मंत्रियों के बयान से उतरती है। इसी भाषा को बोलते हुए कुछ लोग आंदोलन स्थल पर चले जाते हैं, जो बताते नहीं कि किस पार्टी से आए हैं, लेकिन उनकी भाषा बता देती है कि किस फैक्ट्री की भाषा है। मीडिया इन्हें आमतौर पर स्थानीय लोग लिखता है, लोकल लिखता है। यहां 28 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हिंदू सेना के लोगों की भाषा नंदकिशोर गुर्जर के पत्र की भाषा एक जैसी नहीं है? क्या यही भाषा गोदी मीडिया और आईटी सेल के जैसी नहीं है कि जिस किसान आंदोलन के बीच सुरक्षा बल भी समझदारी और संयम से काम ले रहे हैं, वहां कुछ लोग जाकर जगह खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के पास जमा लोग संख्या में कुछ ही थे, लेकिन उनकी भाषा और अधिकार बोध को कौन सहारा दे रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र यादव के घर के बाहर जमा ये कौन लोग हैं जो गोली मारने के नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस और कानून का डर नहीं? ऐसा ही उकसाने वाला नारा दिल्ली में पिछले साल लगा था इस तरह का, उसके बाद दंगा हुआ था। यह कितना डरावना है कि चंद लोग जाकर किसी का घर घेर लेते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस को इनकी जांच करनी चाहिए। क्या ऐसी भाषा से समाज और देश को कोई खतरा नहीं? इन्हीं वजहों से राकेश टिकैत भरभरा गए कि अब किसानों की ये हालत हो गई है। राकेश जी, आप तो बहुत मजबूत आदमी हैं, सालों से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल रात ऐसा क्या हो गया कि भावुक हो गए और रोना आ गया? पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी के लोग दोनों लाठियां चलाएंगे, ये तो लोकतंत्र में नहीं। पुलिस लाठियां चलाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको खाली करवावे, गिरफ्तारी देंगे, नहीं गिरफ्तारी दे रहे हमको लाठी चलावे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का क्या कनेक्शन था इससे? दो विधायक यहाँ पाएंगे, अपने लोगों को लेकर आएंगे और किसानों को लाठियां चलाएंगे। अभी आंदोलन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन किस तरह से अब आगे चलेगा या नहीं चलेगा? शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अच्छा, चलेगा आंदोलन। क्या सरकार के साथ बातचीत हो रही है आप लोगों की? केंद्र सरकार के साथ? केंद्र सरकार से कहा है कि जो ये इशू है, ये बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। क्या आपको लगता है जो सरकार ने एक पेशकश की थी कि हम 1.5 साल के लिए टालने को तैयार हैं कानून को, वहाँ कहीं चूक हो गई है, वहीं आप लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, क्यों कर लेते हैं, हम बात करेंगे। फिर अगर नहीं बातचीत हो रही तो उसको आप डंडे से पिटोगे। हमको कोई स्वीकार नहीं है। क्या उसको लाठी की ताकत को उसको मनवाने की कोशिश करोगे? ऐसा नहीं होगा। जो विपक्ष किसानों के आंदोलन से दूरी बरत रहा था, केवल ट्विटर पर सपोर्ट कर रहा था, उसे भी राकेश टिकैत के समर्थन में सामने आना पड़ा। अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह ने फोन पर बात कर समर्थन दिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सुरक्षा बलों को लगाकर किसानों को सड़क से उठाया जा रहा है। यही किसान ऐसा करने वालों को सरकार से उठाकर सड़क पर बिठा देंगे।
सब देख रहे थे कि हिंसा के बाद किसानों को किस तरह से दबोचा जा रहा है, लेकिन सब चुप थे। लेकिन राकेश टिकैत ने सब कुछ बदल दिया। सुबह होते ही सबसे पहले जयंत चौधरी आए, राकेश टिकैत से मिलकर बात की। उनके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। मंच पर यह कहकर नहीं गए कि आपका आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बदल चुका था। क्या पुलिस की कार्यवाही में जल्दी की गई? क्या चंद लोगों ने वहां जाकर नारे लगाकर किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की? उन्हें गद्दार कहा? यह सब सवाल तो है। मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देना है। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं। समर्थन पूरा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसान देश को रोटी देता रहा है, उस किसान को गद्दार कहा जा रहा है, उस किसान को गाली दी जा रही है, उस किसान को हिंसक कहा जा रहा है। जो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे कट्टर देशभक्त कौम रही है, सरदारों की कौम, उसको गद्दार कहा गया है। अब जब ये टिकैत साहब यहाँ लोग बैठे थे तो अब ये इनको भी गद्दार कहने लगे हैं। मोदी जी को, बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के किसान जब विरोध कर रहे हैं तो ये फिर भी बिल लाने पड़े हुए हैं। तो पूंजीपतियों के हाथों ऐसी क्या इनकी दुखती रग दबी हुई है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की बात ना सुन के ये केवल कुछ पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं बीजेपी वाले। गाजीपुर की घटना के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि एक किसानों के हित में साइड लेने का वक्त है, वे शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह आंदोलन अब गांव-गांव और शहर-शहर में फैलने जा रहा है। This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। 28 जनवरी का दिन कुछ और था। दिन भर गाजीपुर से यही खबरें आती रहीं कि बिजली कट गई है, पानी की सप्लाई काटी गई है, पोर्टेबल शौचालय हटाए जा रहे हैं। आज किसान अपने साथ पानी भी लेकर आए, खाना भी लेकर आए। मेरठ से समर्थक गंगा जल तक लेकर आ गए। इस तरीके का पानी अब लोग लेकर, गंगा जल लेकर पहुंचे हैं राकेश टिकैत जी को पिलाने के लिए। आप कहां से आए हैं? जी मैं आया हूँ मेरठ के खासपुर गांव से, कुलदीप त्यागी। पानी का उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ बिल्कुल भूखा बैठ गया हूँ, प्यासा बैठ गया हूँ, जब तक हमारे गांव से पानी नहीं आएगा तब मैं यहाँ तभी कुछ शुरू करूँगा यहाँ लेने। इसीलिए हम उनकी भावनाओं को देखते हुए गंगा अमृत, गंगा जल लेके आए हैं हम यहाँ पर और उन्हें पिलाने आए हैं। पानी का भी सवाल है। संस्था जी बिल्कुल है, ये संस्था हमारी गंगा जल बिरादरी है। अच्छा। हम डॉक्टर्स हैं और हम यहाँ 40 दिन से कैंप लगा रहे हैं, मेडिकल फौजी डॉक्टर्स हैं। तो गंगा जल का एक सिंबल है, पवित्रता का ये सिंबल है और ये शुद्धता का सिंबल है। तो आंदोलन की आत्मा शुद्ध हो, एक चीज़ जैसे शुद्धता होती है 26 का करें, हालांकि हमारी गलती नहीं है उसमें। वो एक इतने लाखों लोगों का आंदोलन की तरफ आप नज़र हटा के एक जरा सी कमी की तरफ दिखा रहे हैं जो भी हमारी नहीं है। तो गंगा जल शुद्धता लाता है, गंगा जल पवित्रता लाता है। यह भी खबर आई कि जब किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उनके ट्रैक्टर की चेकिंग हुई। हालांकि रात में लंगर शुरू हो गया था, लेकिन अपने साथ खाना और पानी लेकर किसान चल पड़े। हापुड़ में ततारपुर पुल के पास किसानों को रोका गया। ये किसान गाजीपुर बॉर्डर पर खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे। पुलिस ट्रैक्टर पर चढ़कर चेक कर रही थी किसान क्या लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चेक करने के बाद आगे जाने दिया। मौके पर अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। खाने तक की चेकिंग हुई। हमारे सहयोगी कमाल खान ने खबर दी कि बिजनौर के चंदक इलाके में किसान जब गाजीपुर जाने के लिए जमा हुए तो उन्हें रोका गया और बताया गया कि गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर जो धरना स्थल है
उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर जो धरना स्थल है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके दृष्टिगत अगर कोई किसान 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर से कोई जाने का प्रयास किया करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर का धरना स्थल अवैध घोषित हो चुका है। क्या आप किसान गाजीपुर बॉर्डर नहीं जा सकते क्योंकि वह अवैध घोषित हो चुका है धरना स्थल? तो क्या वहां जो किसान जमा है उन्हें भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा? बहरहाल आंदोलन अब दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं, हरियाणा के कई हिस्सों में तेज हो गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने बताया कि हरियाणा के 15 जिलों में बदलते हुए हालात को देखते हुए 30 जनवरी की शाम 5 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं स्थगित कर दी गई। ये कैथल की तस्वीर है। गाजीपुर की घटना के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों का कहना है कि उनके बाप दादा किसानी करते आए हैं, अगर किसान आंदोलन के दौरान वो मर जाएंगे तो फिर पढ़कर क्या करेंगे। जींद चंडीगढ़ स्टेट हाईवे, फतेहाबाद चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया गया। किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गए। हिसार के राजस्थल गांव के सैकड़ों किसान 6 महीने का राशन पानी लेकर किसान आंदोलन की तरफ रवाना हो गए। जींद के कंडेला खाप ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसानों का दमन हुआ तो हर घर से एक व्यक्ति और गांव का ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि सुबह से ही काफी सुरक्षा है। यहां दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की जबरदस्त तैनाती की गई है। प्रदर्शन स्थल तक जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग आंदोलन स्थल तक पहुंच गए। कैसे? और पत्थरबाजी करने लगे। सिंघू बॉर्डर सुबह से ही छावनी में बदल गया। पुलिस ने लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर पैदल भी किसानों के प्रदर्शन स्थल तक जाने पर रोक लगा रखी थी। यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों को भी पानी ले जाने से रोक दिया गया। लेकिन लगभग दोपहर 1 बजे खुद को आसपास के गांव का बता रहे तकरीबन 200 लोग किसानों के खिलाफ तिरंगा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचते हैं और सबको रोक रही दिल्ली पुलिस आराम से उन्हें प्रदर्शन स्थल तक जाने देती है। ये अराजक तत्व बिल्कुल प्रदर्शन स्थल के नजदीक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को गद्दार बताते हुए नारे लगाने लगते हैं। यहाँ पर खुद को लोकल बता रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लोग कल भी आए थे और इसमें कुछ हिंदू संगठनों के भी लोग शामिल हैं और इनकी गाड़ी और इनको दिल्ली पुलिस ने अंदर आने दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जल बोर्ड के ट्रैक्टर टैंकर नहीं आ सकते तो ये लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। लगभग 1:30 बजे के करीब ये अराजक तत्व किसानों के तंबुओं में तोड़ फोड़ करने लगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग रोक रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान नेता हैं वो अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप जो है रुक जाएं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल गतिरोध और आमने सामने की स्थिति हो गई है। यहाँ पर जो अपने आप को लोकल्स बता रहे हैं उनके और जो यहाँ किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच। देखते ही देखते किसानों और अराजक तत्वों के बीच हाथापाई और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। ये पत्थरबाजी अभी यहाँ तक हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ ये स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई। पत्थरबाजी चल रही है इस वक्त और आप देखेंगे ये जो वॉशिंग मशीन है ये तोड़ दी गई है किसानों की और इसके अलावा जो कुछ तंबू है वो भी उखाड़े गए हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जिसमें पुलिस की मौजूदगी में अराजक तत्व किसानों पर पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस चुपचाप खड़ी रही। ये लोकल्स हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस देखिए वहां पर खड़ी हुई है। पुलिस देखिए वहां खड़ी हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए वो पुलिस वहां पर खड़ी, उनको सिर्फ जाने के लिए कह रही है, उनको जबरदस्ती नहीं हटाया जा रहा है। वहां पर जो लोकल्स, ये देखिए इस समय पत्थरबाजी जो है ये लोकल्स अपने आप को बता रहे थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और इस तरफ किसान हैं। इस पूरी हिंसा के दौरान अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल को एक शख्स ने तलवार मारकर घायल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पुलिस ने इस बैरिकेड के अंदर किसी को नहीं जाने दिया, सिर्फ वो 200 लोग जो अपने आप को लोकल बता रहे थे, अराजक तत्वों को अंदर जाने दिया। उसके बाद हंगामा हिंसा हुई और उसमें ही दिल्ली पुलिस के 2 SHO घायल हुए। अगर दिल्ली पुलिस उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देती और वो लोग अंदर जाके नारेबाजी तोड़फोड़ नहीं करते तो शायद जो आज हिंसक झड़प हुई वो नहीं होती। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ये कौन लोग हैं? ये गुमनाम लोग नहीं हैं, ये स्थानीय लोग कहे जाते हैं। वैसे स्थानीय भी नहीं है। अगर इनकी जांच होगी तो साफ हो जाएगा कि इनका संबंध किसी संगठन और राजनीतिक दल से है, दरअसल उसी से है। यह भी पता चलेगा कि ऐसे संगठन को कौन शह देता है। 65 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। क्या इस बार भी नागरिकता कानून के विरोध के समय आंदोलन के सामने प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई है ताकि टकराव पैदा हो जाए? क्या हालात को काबू में करने का यही तरीका है? यह तो बदला लेने का तरीका है। क्या अब आंदोलन इसी तरह से हटाए जाएंगे कि ऐसी नारेबाजी से शोर पैदा करो, कंफ्यूजन पैदा करो और गोदी मीडिया से डिबेट पैदा करो? इसका नुकसान कितना गहरा है समाज का, इसे लेकर सबको सोचना चाहिए। ये हालात पुलिस के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। उसके सामने 2 तरह की भीड़ होती है, एक आंदोलन की और एक आंदोलन के खिलाफ आंदोलन से लगने वाले प्रदर्शनों की, जो यह समझकर आती है कि सरकार और गोदी मीडिया उसके साथ है। इसमें फंस जाती है पुलिस और उसके कर्तव्य परायण अफसर। आज जब सिंघू बॉर्डर पर SHO प्रदीप पालीवाल दोनों तरफ के लोगों को रोक रहे थे, तभी किसी ने उन पर तलवार चला दी और वे घायल हो गए। क्या यह किसी अज्ञात पैटर्न का हिस्सा है कि गाजीपुर पर फोकस रहेगा तो सिंघू पर पथराव करा दो, जिससे लगे कि लोग अभी भी उसी नैरेटिव के साथ हैं जो आंदोलन का विरोध करती है। नैरेटिव का मतलब वही जो IT सेल और गोदी मीडिया की फैक्ट्री में बनता है, जो बताता है कि आप किसान को किसान नहीं आतंकवादी की तरह देखें। इसी को अंग्रेजी में नैरेटिव कहते हैं। फिर आतंकवाद को रोकने के नाम पर किसानों से जाकर कुछ लोग भिड़ जाते हैं, टकराव हो जाता है। टिकरी बॉर्डर पर पथराव नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन को खत्म करने की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। यहां भी कहा गया कि ये स्थानीय लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें चल रही हैं जिनके संबंध बहुत लोगों के बताए जा रहे हैं कि किस किस राजनीतिक दल से हैं। हम इस बात की अभी जल्दी में पुष्टि नहीं कर सकते, पर क्या यह सब कुछ इतना खुलेआम हो रहा है? क्या अंदाजा है कि इस प्रक्रिया में समाज के एक हिस्से को क्या से क्या बनाया जा रहा है? बेशक इन्हें भी विरोध करना चाहिए, लेकिन उन्हीं के सामने जाकर क्यों? टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी हुई। हमारे सहयोगी परिमल ने टिकरी बॉर्डर पर पंजाब स्टूडेंट यूनियन की छात्राओं से बात की, जो यहां कई दिनों से आंदोलन में हैं। यहां पर किसानों ने भी उन्हें बताया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं टूटा है और आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल हम टिकरी बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं और लड़कियां हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो पंजाब से लंबे अरसे से हैं यहाँ पर। समस्याएं कुछ हैं यहाँ पर? समस्याएं जेंट्स के मुकाबले हमको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे ज़्यादातर हमें वॉशरूम की समस्या आ रही है, या फ्लश जाना होता है या नहाना होता है, तो उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। नहाने की या वॉशरूम की बहुत दिक्कत है, सफाई का बहुत दिक्कत है। जैसे लड़कियों की दिक्कत होती है मेंसेस के टाइम, वैसे इन्फेक्शन की बहुत दिक्कत है हमें। और खुले में नहाते हैं हम 25 तारीख के नहाए हुए हैं और आज हमें 5वां दिन है, हम नहाए नहीं। मालूम था कि जो आंदोलन है, जो भी गोल है, उसमें सभी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इतना भी नहीं था भी लड़कियों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, इतना नहीं सोचा था, क्योंकि लड़कियों को और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। किसान होना सिर्फ किसान नहीं रहा, किस मुद्दे पर विरोध है अब यह बात लोगों के जहन से गायब हो चुकी है। 44 किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है कि ये देश से भाग ना जाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लुकआउट नोटिस की आलोचना की है और कहा है कि ये नीरव मोदी और विजय माल्या नहीं है कि देश से भाग जाएंगे। संग्रामी कृषक श्रमिक संघ के नेता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता दिनेश दास और ऑल इंडिया किसान सभा के असम चैप्टर के महासचिव जयंत गोगोई को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों किसान आंदोलन में हिस्सा लेकर असम लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने कोविड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और हेल्थ डेस्क पर तोड़फोड़ की। असम में नियम है कि बाहर से आने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टेस्ट कराना होता है। हमारे सहयोगी रतनदीप ने बताया कि इन पर खतरनाक महामारी का संक्रमण फैलाने का गैर कानूनी काम की धारा 270 और 269 लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 25B लगा दी गई है। गिरफ्तार किसान नेताओं के परिजनों का कहना है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कोविड टेस्ट नहीं किया गया था। आपको याद है कि हाथरस जाने पर अड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, ऐसी खबर आई थी।
उस मामले का क्या हुआ, किसी को पता नहीं। क्या सरकारी कागज खराब करने के लिए ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं? कोविड के नियम के तहत अगर केवल मंत्री गिरफ्तार किए जाते तो कई मंत्री आज जेल में होते, आज उनके सचिव उनकी जगह मंत्रालय संभाल रहे होते। 1 फरवरी को बजट है। आर्थिक संकट से गुजर रहे एक देश में बेरोजगारी को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। बेरोजगार भी मस्त हैं। क्या किसान आंदोलन को इसलिए लंबा खींचने दिया गया कि बुनियादी मसलों की चर्चाओं से देश का ध्यान हट जाए और अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट की बातें लोग जल्दी जल्दी भूल जाएं? ब्रेक के बाद देखेंगे संसद में क्या हुआ। आज से संसद का सत्र शुरू हुआ। 16 विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के साथ हो रहे बर्ताव के विरोध में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री की अपील भी ठुकरा दी कि अभिभाषण को सुनने आ जाएं। आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किसानों के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर संसद के भीतर नारे लगाए। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल भी कृषि कानूनों के विरोध में पोस्टर लेकर आए थे। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि बजट से क्या उम्मीद करें। 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक संकेत विपक्ष ने भी दे दिया। कृषि कानूनों के मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बायकॉट करना मतलब राष्ट्रपति जी की अपमान भी नहीं। ये हिंदुस्तान के किसान के साथ हम कंधे में कंधे मिलाकर खड़ा होकर ये मांग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि किसान विरोधी, खेती विरोधी एक कानून को वापस लिया जाए। यही हमारा आज की प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बायकॉट करने की सबसे बड़ा एक कारण है। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वे में सरकार ने जानकारी दी कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जो जीडीपी का 15% है। लेकिन कोविड से पहले अर्थव्यवस्था जहां थी वहां पहुंचने में 2 साल तक लग सकते हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस साल अर्थव्यवस्था के 7.7% तक सिकुड़ने का अनुमान है। अगले साल बेशक 11% की विकास दर हो सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि मौजूदा साल लो बेस वाला साल होगा और अगले 2 साल 6.5% और 7% तक की विकास दर हासिल हो सकती है। सर्वे के मुताबिक ये सावधानी भरा एहतियात है, जिसमें और आगे जाने की संभावना है। इससे कई चीजों से मदद मिल सकती है। मसलन कोविड के टीकाकरण के बाद आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने से, नियमों में ढील और सुधारों से, बुनियादी ढांचे में निवेश पर बल देने से, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से, सेवा क्षेत्रों में मांग की वापसी से, उपभोग में वृद्धि से और क्रेडिट में तेजी से। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बेहतर क्रेडिट रेटिंग को लेकर मजबूत दावा पेश किया। कहा कि भारत और चीन ही वो देश हैं जिन्हें AAA रेटिंग नहीं मिली है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। If you look at the 5th largest economy across time, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को AAA रेटिंग मिलती रही है, लेकिन जब भारत और चीन जैसे देश आगे आए और 5वें स्थान पर पहुंचे तो रेटिंग AAA से नीचे कर दी गई। That the rating actually became lower than AAA. वैसे सर्वे में सरकार ने कृषि विकास का रोड मैप पेश करते हुए बताया कि उसकी नजर कृषि सुधारों पर भी है। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इस पर विस्तार से चर्चा की। 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण
और इस साल के आर्थिक सर्वे के जरिए मोदी सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि विरोध और सवालों के बावजूद वो अपने कृषि सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है और सवाल बड़े हो रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।